नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हमारी खास डिबेट बोइंग का गेम ओवर। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश में बोइंग की गर्दन फंसती दिख रही है। अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को नया रंग देने की कोशिश की है। लीपापोती की कोशिश अब लगातार चालू है। अहमदाबाद क्रैश के बाद भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकन मीडिया ने भारतीय पायलट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नैरेटिव बदल गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने एआईबी की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश करना भी शुरू कर दिया। एआईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में पता चला है कि प्लेन के इंजन में फ्यूल की सप्लाई को फ्लाइट के कप्तान ने खुद बंद की थी। अमेरिकी मीडिया के इस दावे को झूठा साबित करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। एआईबी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को कैप्टन ने ऑफ कर दिया था। इस बीच एआईबी की रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन लगातार सवाल रेस कर रहा है। अब अमेरिकी जांच रिपोर्ट आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फ्लाइट्स ने घटना के लिए पायलट को दोषी ठहराने को जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। साथ ही इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। अमेरिकी रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए बताया गया कि कैप्टन ने इंजन के फ्यूल की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि कॉकपिट में दोनों पायलट्स के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विमान के पायलट ने इंजन में फ्यूल सप्लाई करने वाले स्विच को बंद कर दिया था। बड़ा सवाल, क्या अमेरिका एक बार फिर से बोइंग को बचाने की कोशिश कर रही है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत। Neither the report nor the Minister for Civil Aviation have said that it is a pilot error. They have said in the report that there are two issues, that for fuel control switches have been presumed to have gone to shut off and run. And they have also explained in the CVR recording that the pilots are denying of doing such an act. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर 787 हादसे का शिकार हुआ। एआईबी की रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि पायलट्स की बातचीत से पता चलता है कि इंजन में जो फ्यूल सप्लाई थी वो पायलट्स ने बंद कर दी। एआईबी की रिपोर्ट में क्या है वो आपको बता रहे हैं। सीवीआर में दर्ज दोनों पायलट्स की आखिरी बातचीत जो रिकॉर्ड हुई है सीवीआर में, वो बताती है कि फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई थी। एआईबी की रिपोर्ट कहती है, एक पायलट ने दूसरे से पूछा, आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है, नहीं, मैंने फ्यूल सप्लाई को बंद नहीं किया है। एआईबी की रिपोर्ट में तमाम चीज़ों का हवाला दिया गया है और उसमें जो कम्युनिकेशन, आखिरी कम्युनिकेशन जो रिकॉर्ड किया गया पायलट्स का, उसकी तस्दीक की गई है, उसका एग्जाम्पल कोट किया गया है। इस बातचीत के महज कुछ ही सेकंड्स के बाद, करीब 30 सेकंड्स के बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन हॉस्पिटल के हॉस्टल पर गिरता है। इसके बाद एआईबी की रिपोर्ट कहती है, प्लेन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जब टकराया उससे ठीक 30 सेकंड पहले इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। दोबारा फ्यूल सप्लाई को चालू करने की कोशिश की गई, उसे रिस्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन काम नहीं बना। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो आज की डिबेट में जुड़ रहा है और उसके जरिए हम समझेंगे कि क्या फिर से बोइंग को बचाने के लिए अमेरिकन मीडिया लीपापोती कर रहा है। एक खास नैरेटिव है जो इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया और बताया जा रहा है ताकि ये लगे कि हमारे पायलट्स की गलती है और बोइंग एक बार फिर से क्लीन चिट उसको मिल जाए। स्वागत कीजिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया का, बीजेपी प्रवक्ता है। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित। आर के भार्गव सर हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। भार्गव सर, वेलकम टू द शो। एसएस पठानिया मेरे साथ हैं, इज ऑल्सो डिफेंस एक्सपर्ट। सर वेरी वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहला सवाल मैं एसएस पठानिया सर से पूछूंगा। सर, बोइंग की करनी सबको पता है, बोइंग का इतिहास सबको पता है। अभी एआईबी की रिपोर्ट में पूरी तरह तफसील आई नहीं है, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया बोइंग को बचाने के लिए। कह रहे हैं कि पायलट ने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी। पठानिया सर, देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू गिव ए कंक्लूसिव स्टेटमेंट, क्योंकि इसका जो उन्होंने बेस बनाया है वो ये बनाया है कि पायलट के बीच में बात हुई थी। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि भाई तूने ये कट ऑफ किया है, तो दूसरे ने कहा नहीं।
नाउ अगर हम पूरे प्रकरण को देखते हैं, ये तो सही बात है कि जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था और जब वो हाइट गेन कर रहा था, उस समय फ्यूल की सप्लाई थी वहां पर जी। उसके बाद फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हुई है। वो क्या पायलट ने बंद किया या देयर इज सम अदर रीजन? राइट सर। बिकॉज बोइंग का अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनके बहुत ज्यादा विसल ब्लोअर हैं, राइट सर। और इनकी जो एयर इंडिया के पास इस समय जो एयरक्राफ्ट हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटेनेंस और टेक्निकल ग्लिच है वो उभर के सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा उसके बाद काफी हुआ था। तो अभी यूएसए का ये जो प्लान है, दे आर कमिंग टू सेव द बोइंग, क्योंकि जो अभी अगर हम बात करते हैं कि फाइनल जो आउटकम होगा इंक्वायरी का, इट मे टेक 1 year। राइट सर। सो दे हैव इन ए हरीड मैनर, आई वुड से एवरीबडी, राइट सर। क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये पायलट की गलती है कुछ हद तक, और जो हमारी पायलट एसोसिएशन है वो उसको लगातार उसको अपोज कर रहे हैं। और ये जो नया अभी सिलसिला शुरू किया, ये शुरू किया है यूएसए ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करके कि उनके हिसाब से दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। राइट सर। So this is too premature and we must not fall this kind of a trap and we must insist as a user country कि इसकी जो फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। राइट और सर। वो पायलट जो जितने एक्सपीरियंस पायलट थे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है राइट सर। कि वो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। So hopefully the truth will come, but the truth should come fast, not कि उसको आप लॉन्ग ट्रैक पे डाल दें, 1-1.5 साल का वक्फा दे दें और उसके बाद नथिंग कम्स आउट ऑफ इट। राइट सर। ठीक है, I'll go towards भार्गव सर। भार्गव सर, दो चीज़ें हैं मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो सैबोटाज का एंगल सर, अब ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस प्लेन को सैबोटाज भी किया जा सकता था जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। दूसरा एक सवाल ये है सर, ब्रिटेन की एक एजेंसी ने कहा है कि बोइंग के कॉकपिट फ्यूल का जो वॉल्व है उसमें प्रॉब्लम लगातार हो रही थी। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट भी दी थी कि जो भी कंपनीज दोज आर फ्लाइंग बोइंग, दे शुड हैव चेक्ड इट बिकॉज वॉल्व की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई रुक जाती है। ये रिपोर्ट्स उन्होंने बोइंग को बाकायदा भेजी है, मीडिया में ये रिपोर्ट भी है। क्या सर सैबोटाज का एंगल भी दिख रहा है? क्योंकि पायलट्स सर, कोई पायलट क्यों फ्यूल स्विच बंद करेगा जो 200-400 लोगों को लेकर फ्लाई कर रहा है? उसको पता है कि लाइफ की कितनी वैल्यू है और रनवे पे सब कुछ ठीक था, अचानक फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। रैम जेट इंजन सर जो बैकअप होता है, जब फ्यूल इंजन जब बंद हो जाते हैं इंजन, तो रैम बाहर आ जाती है वो बैकअप के लिए। तो सर सैबोटाज का एंगल तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सारी चीज़ें पायलट पर थोपी जा रही हैं। भार्गव सर। देखिए, जहां तक सैबोटाज का सवाल है, मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली टू से कि देयर वाज ए सैबोटाज। रीजन ये कि सैबोटाज के साथ साथ अगर सैबोटाज होता है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े इंसिडेंट को अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जिसने सैबोटाज किया है वो इमीडिएटली इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अपने जितना भी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है मेरा टेररिस्ट को फॉलो करते हुए या जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए, राइट सर, वो सैबोटाज करने के बाद अगर उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया, अगर उन्होंने उसको जिसे कहते हैं कि भुनाने की कोशिश नहीं की, तो बेकार है। भाई टेररिस्ट कोई भी काम जब करता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है पब्लिक के दिल में डर पैदा करना, बैठाना। राइट सर। अगर उसने डर को पैदा नहीं किया तो बेकार है उसका सब कुछ करना। यहाँ भी अगर कोई सैबोटेज होता तो मैं 100% तो नहीं तो कम से कम 99% की श्योरिटी से कह सकता हूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते, वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर करते। आप देखिए ना, जितने भी पिछले इस तरह से कोई सैबोटाज के इंसिडेंट हुए हैं उसमें कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें सैबोटाज हुआ हो और किसी ने जिम्मेदारी ना ली हो, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना की हो। ट्रू सर। ठीक है। दूसरी बात, जो हम डिपेंड कर रहे हैं या बोइंग कह रहा है कि पायलट के बीच में जो भी कुछ कन्वर्सेशन ट्रांसपायर हुआ, उससे लगता है कि ये पायलट की गलती थी। मैं ये नहीं कह सकता, मैंने भी जितना सुना है उसकी ट्रांसक्रिप्ट को, उसके ऊपर मैं बेस करता हूं अपने असेसमेंट को। लेकिन इसके साथ साथ मैंने शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पूरा एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने हवाई जहाज में इस तरह के जो सिस्टम है
दीज आर द क्रिटिकल सिस्टम, इनमें क्या सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनको उन्होंने दिखाया था। और उसको देख करके मेरे पास वाजिब वजह है ये कहने की कि एक्सीडेंटली ये स्विच ऑफ नहीं हो सकता। राइट सर। और 30 सेकंड के अंदर जो भी दूसरा पायलट था वो इसको ऑफ नहीं कर सकता, ना ही करेगा। जितना उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गलती से भी उसका हाथ वहां पर नहीं जाएगा। हम लोग कार चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, वहां भी इतना प्रैक्टिस करने के बाद हमारा हाथ गलत नहीं चलता। और जहां पर कि डबल सेफ्टी फीचर है कि आप उस स्विच को आप दबा नहीं सकते जब तक, क्योंकि सिर्फ वो लॉक हो जाता है वाइल टेक ऑफ, बहुत सारे फंक्शन सर लॉक हो जाते हैं, आप उसको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते। राइट सर। यही है, इस चीज को देख करके मतलब क्या आता है अभी कह नहीं सकता, आगे इंक्वायरी क्या कहती है, लेकिन ये दो चीजें मैं रूल आउट करता हूं, एक तो सबेटाज वाला एंगल और दूसरा पायलट वाला एंगल। ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया। सर, अमेरिका बोइंग से लाखों अरबों रुपए की खरीदारी भारत ने की है। अलग अलग एविएशन सेक्टर, चाहे वो और भी कंपनियां हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, बहुत सारी कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें बोइंग की बात को काटा गया हो या बोइंग को कहा गया हो कि भाई आप अपनी गलती को हमारे सिर पर मत मढ़िए, क्योंकि एयर इंडिया ने कम से कम 100 प्लेन्स का ऑर्डर दे रखा ऑलरेडी सर। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना तो उड्डयन मंत्री ने कुछ कहा है। अमेरिका हमारे खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहा है और वो उसके मीडिया संस्थान लगातार हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। अब इस पूरे हादसे का लीपापोती करने की कोशिश है और कह रहे हैं कि हमारे पायलट ने स्विच ऑफ किया था जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। भारत सरकार इसका खंडन क्यों नहीं कर रही है सर? 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस बयान को। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात एक आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि ये रिपोर्ट आने से 3 दिन पहले, राइट सर, अमेरिका की मीडिया में ये खबर छप जाती है। जी सर। भारत में ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो भी नहीं पाई, यहाँ लोगों को, यहाँ पत्रकारों को पता भी नहीं चला। उससे पहले अमेरिका के जितने भी पेपर है, इलेक्ट्रिकल मीडिया है, इनमें ये खबर चलने लग जाती है। तो मंशा यहीं से पता चल जाती है। तो यही शुरुआती जांच है और शुरुआती जांच में इस तरह की उनकी साजिश है जो दिखाई दे रही है। राइट सर। तो ये निश्चित रूप से अमेरिका कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी को बचाना चाह रहा है, क्योंकि बोइंग कंपनी एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है, जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और बोइंग के ऊपर सभी यकीन करते थे। मगर एक बात और आपको मैं पुरानी बताना चाहूंगा, इसकी एक बार पहले भी कुछ एक्सीडेंट हुए तो उस पर भी रिपोर्ट आई थी कि पुरानी बात है, कम से कम आज से 15 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम भी ये रिपोर्ट आई थी कि इसमें ये फ्यूल जो कुछ है ये ऑफ होता है। इसके ये पिछली रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ। मगर इस चीज को ना नजरअंदाज करके आज अमेरिका की कंपनियां, बोइंग कंपनी, क्योंकि भाई पैसे में कमजोर तो है ही नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, वो किसी को भी कुछ भी कहलवा सकते हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से ये आरोप पूरी रूप से पायलटों पे डाल दिया जाए, भारत सरकार पे डाल दिया जाए। सर तो खंडन तो करिए। नहीं है, ये शुरुआती रिपोर्ट है जी, और दोनों ही पायलट बहुत बड़े अनुभवी थे। ये नहीं कोई कि 1-2 साल के नौसिखिया पायलट हो, बहुत बड़े अनुभवी पायलट थे। तो ऐसी गलती उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये कहीं ना कहीं ये इंजन की टेक्निकल फेल्यूर है और इसी को जो है ना अमेरिका छुपाना चाह रहा है बोइंग कंपनी को। सर भारत सरकार खंडन क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं एविएशन मिनिस्टर इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोइंग को एग्जांपल्स देते हैं कि आपके तो दर्जन भर प्लेन में प्रॉब्लम आई, कभी फ्यूल स्विच खराब है, कभी लैंडिंग गियर्स में खराबी है, कभी आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। भारत सरकार को उसका खंडन करना चाहिए कैप्टन साहब। अभी तक मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम सीवीआर की रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ब्रिटेन, अमेरिका भेज रहे हैं डीवीआर और ब्लैक बॉक्स के नैरेटिव को, इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, अमित तिवारी। भारत सरकार को खंडन करना चाहिए, बोइंग को कटघरे में खड़ा करिए, बोइंग के ऑपरेशन बंद करिए, उसे फ्लाई मत करने दीजिए। अमित तिवारी। अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अमित तिवारी, मेरा सवाल यह है कि कैप्टन आई सिंह भदौरिया कह तो रहे हैं कि अमेरिका बोइंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकी साजिश है, पायलट्स के ऊपर चीजें डाली जा रही हैं।
भारत सरकार ने इस पूरी खबर का, इस पूरे नैरेटिव का खंडन नहीं किया। खंडन करना चाहिए था, बोइंग को ग्राउंडेड कर दो कि बोइंग अब फ्लाई नहीं करेगा। हमारे पास एयरबस भी हैं, हम क्यों ड्रीम लाइनर्स उड़ाएंगे, क्यों हम बोइंग उड़ा रहे हैं? और भी हमारे पास प्लेन्स हैं, इनको ग्राउंडेड करिए, इनको बैन करिए। इंडिया में 200-250 लोग मर गए हमारे, और अमेरिका अब थोप रहा हमारे पायलट्स पे, जिन पायलट्स को 12-12, 1400 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस है। 30 साल से जो पायलट फ्लाई कर रहा है एविएशन सेक्टर के लिए, उससे ये गलती नहीं हो सकती। भारत सरकार को एक कड़ी निंदा करनी चाहिए और कड़े शब्दों में इसका खंडन करना चाहिए। अमित तिवारी, देखिए, इसमें निंदा करने जैसा कुछ है नहीं। सदैव इनके पायलट के बचाव में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस स्थिति और परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें वो अपना सर्वस्व दमखम लगा करके काम करते हैं। अभी बोइंग को जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ दिया है। अब देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से उन चीजों को जारी करे और उन पर सवाल जवाब करे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार अपना कोई भी पक्ष नहीं रख रही है। हाँ। अभी देखिए ना, एयर इंडिया की हम देखते हैं विमानों में कई खराबियां हैं, और ये खराबियां आए दिन देखने को मिलती हैं जी। कि हम देखते हैं कि अभी कल की फ्लाइट जो लखनऊ से दुबई के लिए जा रही, सॉरी सऊदी के लिए जा रही, और उसमें 300 से ऊपर यात्री, 250 के ऊपर सवार थे, और वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण 3 बार उड़ाने की कोशिश की गई, चौथी बार पायलट ने खुद मना कर दिया। और जब ऐसी स्थितियां हैं और आए दिन पैसेंजर्स से लेकर के और भी जो टेक्निकल समस्याओं की शिकायतें होती हैं, उनका निराकरण क्यों नहीं होता है? और देखिए, बोइंग जैसी जो विदेशी संस्थाएं हैं, ये सिर्फ कारपोरेट की तरह यूज एंड थ्रो करना जानती हैं। अपनी गलती को ना मान करके, जिसमें 250 से 300 लोग खत्म हो गए, वो चले गए, असमय चले गए, उनपे कोई मानवीय वेदना नहीं है उनके लिए, बस अपना पल्ला झाड़ के अपने व्यापारिक स्तर को सुधारना चाहते हैं। भारत का जो एविएशन मिनिस्ट्री है, वो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करे, और वो जो आरोप पायलटों पर थोपा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इंजन का फ्यूल बंद कर दिया पायलट ने, फिर 30 सेकंड के बाद खोल दिया। कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। और आगे की जो चीजें हैं, वो भारत सरकार इंटरवीन करे, अमेरिकी कंपनी को, बोइंग जैसी संस्थाओं को, और भी कि इन पर एक अपना कड़ा रुख जताए, जिससे वो जो सुरक्षा मानक हैं उन पर पूरा काम कर सके। और ये जो बेवजह बेबुनियाद आरोप, देखिए, पूरी जांच होगी, एक स्तर से जांच नहीं होगी, बहुत से एंगल से जांच होगी, तब अलग अलग तथ्य आएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बोइंग की रिपोर्ट है, वह कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती। ठीक है। ना हमारे देश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जस्टिफाई की जाएगी। जो कैप्टन रह चुके हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड में रह चुके हैं, वो सब इस बात को डिनायल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, पठाने साहब, आप डिफेंस से आते हैं, भार्गव सर भी डिफेंस से ताल्लुक़ है। जितना मैंने सर एविएशन को पढ़ा है, चाहे वो राफेल हो, सुखोई हो, मिराज हो, या फिर पैसेंजर्स प्लेन्स हो, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम है सर, उस वक्त ना तो आप फ्लैप्स बंद कर सकते हैं, ना तो आप इंजन बंद कर सकते हैं, ना तो आप फ्यूल रोक सकते हैं। बहुत सारे प्लेन्स में ये कमांड्स होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्यूल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लाइट के दौरान आप फ्यूल को कट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे प्लेन ऑटो पायलट में हो या मैनुअल मोड में हो। लेकिन जिस तरह से अब बोइंग ने और अमेरिकी मीडिया ने मिलकर पूरा नैरेटिव करना शुरू कर दिया है, पहला। दूसरा, हमारी जो मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री हमारी है सर, वो कोई सख्त कदम उठाती तो मुझे नहीं दिखी। एयर इंडिया हादसे के बाद मुझे एक नज़ीर सर नहीं मिली जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा हो कि बोइंग को बैन करिए, बोइंग को ग्राउंडेड करिए। अभी भी एयर इंडिया के प्लेन्स में कहीं एसी खराब है, कहीं उसके लैंडिंग गेयर्स में खराबी आ रही है, कहीं आग लग जा रही है, कहीं वहाँ फ्यूमिंग शुरू हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज़रा सा सतर्क हुई है, क्योंकि अभी भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आई राइट और रॉन्ग सर? देखिए अमित जी, हमारा ये आप दुर्भाग्य मान के चलिए कि जहां तक हम इंडिया अपने आप की बात करते हैं, तो हमारी जो अप्रोच है वो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, दैट इज रिएक्टिव, वी आर नेवर प्रोएक्टिव। ले आएंगे एक नेचुरल कैरेक्टर बन के रह गया है। और क्यों हम हमेशा डिफेंसिव पे रहते हैं, वो भी मेरे को समझ नहीं आता है। अभी आप अगर बात करें, इस समय जो डीजल गाड़ी अगर आप दिल्ली में 10 साल पुरानी है जी, तो सेफ्टी की वजह से उसको ऑफ रोड कर दिया जाता है जी। और ये जो ड्रीम लाइनर था, ये 12 साल पुराना था। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे और ट्रेड्स हैं हमारे इंडियंस के अंदर कि हम अपने जॉब के साथ जस्टिस नहीं करते हैं। राइट, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
जी सर, मेंटेनेंस ऑफ प्लेन, वो भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारे होंगे। बिल्कुल सर। जिसने सर्टिफिकेट देना होता है वो भी कहीं ना कहीं गफलत कर गया होगा। जी हाँ, चलता है एटीट्यूड सर, चलता है वाला एटीट्यूड चलता है। प्रिसाइजली, तो ना हमारे ऊपर कोई सिस्टम है, ना हमारे ऊपर कोई चेक है, ना हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारी वजह जो हैं, ये ऐसे एक्सीडेंट में रिजल्ट करेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हम डीजल कार की लाइफ 10 साल करते हैं तो 10 साल से पुराना जो एयरक्राफ्ट है वो चले ही ना। एग्जैक्टली सर। और उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरवर्दीनेस ऑफ ए पर्टिकुलर फ्लाइट, राइट सर, that certificate must be rendered by a higher authority and as a routine it should go to the DGCA। राइट सर। तो इससे हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर बोइंग इज ट्राइंग टू टेक अस फॉर राइट, बिकॉज अगर ये 1 साल तक ये इसका आउटकम नहीं आता है तो उनकी अपनी जो सेल है वो तो चलती रहेगी, बिकॉज दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि भाई ये पायलट की गलती नहीं है, हमारे बोइंग की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। So that means the message has gone to all the potential buyers कि भाई ये इंडियन पायलट्स ने गलती की है, बोइंग इज क्लीन एंड लेट्स गो फॉर द बोइंग प्लेन जो भी हमने खरीदे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो वो हमारी कास्ट के ऊपर कर रहे हैं, which we must object in a very very strong manner। ठीक है भार्गव सर, एक बात जो पठानिया सर कह रहे हैं कि अपने काम को दुरुस्त तरीके से ना करने की आदत हमारे अंदर है। वी आर इंडियंस, हम अपने काम को चलता है वाले एटीट्यूड में करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, जो बहुत बहुत वाजिब बात पठानिया सर ने बोले कि भाई बोइंग की तो सेल चलती रहेगी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिका में बिक रहा है, यूरोप में बिक रहा है, मिडिल ईस्ट में बिक रहा है, भारत में बिक रहा है, उनकी सेल चल रही है। लेकिन इस मोड़ पर आकर डीजीसीए की तरफ से सर एक सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद तो बतौर पत्रकार मैं भी कर रहा था कि इसके बाद डीजीसीए इतनी सख्त कार्रवाई कर देगा, इतनी सख्ती कर देगा कि किसी प्लेन में खामियां और कमियां दिखाई नहीं देंगी। लेकिन सर बिल्कुल रूटीन है, लखनऊ से फ्लाइट उड़ती है, प्रॉब्लम है, वाराणसी से फ्लाइट उड़ती है, प्रॉब्लम है, दिल्ली से उड़ रही है, प्रॉब्लम है, हैदराबाद से उड़ रही है, प्रॉब्लम है, अहमदाबाद सर जहां हादसा हुआ वहां की फ्लाइट्स में भी अभी भी एयर इंडिया की और तमाम जो अदर कंपनीज फ्लाई कर रहे हैं उनकी फ्लाइट्स में प्रॉब्लम है। सर सही कह रहे हैं, 10 साल 15 साल पुरानी डीजल कार को आप भंगाड़ में फेंकने की बात कर देते हैं, लेकिन एक फ्लाइंग मशीन जो 15 साल से उड़ रही है, जो एक्सपायर हो गई है, उस पर निगाह डीजीसीए की नहीं जा रही है, उस पर एनजीटी नहीं कुछ कहता, उस पर सरकार, उस पर मंत्री कुछ नहीं कहते। भार्गव सर, देखिए ये बात तो ठीक है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चलता है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे यहाँ एक एटीट्यूड बना हुआ है जी, सीरियस से सीरियस इश्यूज के ऊपर कि ठीक है चलता है, क्या फर्क पड़ेगा, चलता है क्या फर्क पड़ेगा। और ये भी बात सही है कि बोइंग हम यहाँ पर उसे कुछ भी करें लेकिन बाकी वर्ल्ड में वो बिकता रहेगा, चलता रहेगा। जी, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसका ऐसा नहीं है कि इस पे हम ही हल्ला कर रहे हैं या सिर्फ हमारे ही कान खड़े हो रहे हैं। बाकी भी वर्ल्ड में जहां जहां पर इस एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है या खरीदने की प्लानिंग हो रही है, वो भी इसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और बोइंग उनको क्या करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कहेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये कि वहां वो भी देख रहे हैं। अगर इसमें बोइंग की साख कहीं दांव पे लगती है तो वो लगेगी, ऐसा नहीं कि वो उससे बच जाएगा। हाँ ये जरूर है कि वो लीपापोती करके और बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी कह के देखो हमारे में कोई गलती नहीं थी, इनके पायलट की गलती थी। जी, एक बात। दूसरी बात जो ये आ रही है कि डीजीसीए ने या मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, तो यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि जब हाईएस्ट अथॉरिटी कोई भी बात कहती है तो इट बिकम्स ए गॉस्पेल ट्रुथ। लोग बात उसको सही मानना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गलत है, सही है या मिडल ऑफ द इंक्वायरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से डीजीसीए को या मिनिस्ट्री को इस मुकाम पर अभी कुछ बोलने का, जब तक वो उसके बारे में 100% कंफर्म नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर सकता है। कि हम भी इंक्वायरी करते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, या जहां हम इन्वेस्टिगेशन के में गवाह होते थे, हम भी वहां बीच में कभी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे और ना ही किसी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को देना चाहिए। वेट करना चाहिए कि अल्टीमेटली क्या इंक्वायरी, क्या रिपोर्ट मिलती है, इंक्वायरी में क्या मिलता है।
अगर हमने आज कुछ कह दिया, बाद में इंक्वायरी में उसका कुछ उल्टा आया, तो आपको उसके लिए भी जवाब देना होगा। विपक्षी पार्टी है, गवर्नमेंट है, खुद बोइंग है, ये सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपने ये बात कैसे कह दी जबकि ये चीज अभी सिद्ध नहीं हुई है। तो उस बात के ऊपर मेरा कहना यही है कि शायद डीजीसीए को भी और मिनिस्ट्री को अभी किसी भी किस्म का स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। नहीं सर, तो कब स्टेटमेंट देंगे सर? 1 साल बाद हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, बात पुरानी हो जाएगी। हम इस लायक भी नहीं है कि हम डीवीआर को और ब्लैक बॉक्स को इंटरप्रेट कर सकें। ब्रिटेन अमेरिका में हम भेजकर वहां से रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो वो कोई भी रिपोर्ट दे दे, वो जो रिपोर्ट दे देंगे हमें मानना पड़ेगा। 1 साल बाद वैसे ही लोग भूल जाएंगे। इंडियंस की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। 200 मरे, 400 मरे, 4000 मर जाए। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नहीं कर पा रहे, जबकि हमें ये करना चाहिए। हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये मैं मानता हूं, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सब कुछ चलता है, अरे भाई चलता है तो आप अपने तैयार करो ना अपने आप को उस काम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए अपने आप को तैयार करो। आज हमारे देश में सब कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम जैसे कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए डीजीसीए भी जिम्मेवार है कि भाई आपके इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं तो आपको इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए यू शुड हैव द टॉप ऑर्डर। वो वहां पर हम मिस कर रहे हैं। इसीलिए देखिए रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ कमी आती है, उसे वापस लौट के आना पड़ता है, टेक ऑफ नहीं कर पाता, या रनवे पर उतरते समय उसमें कुछ इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब कैप्टन नायक सिंह भदौरिया मुझे बताइए, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जिस गाड़ी को बनाने, उसके रख रखाव करने की जानकारी हमको नहीं है। जैसे टेस्ला लॉन्च हुई, अभी मुंबई में पहला शोरूम खोला, लेकिन देश भर में सब जगह तो उसकी सर्विसिंग नहीं हो सकती। एक स्पेसिफिक जगह होगी। अब टाटा है और तमाम जो महिंद्राज हैं उनके लिए देश भर में सर्विस सेंटर्स हैं। अगर बोइंग के रखरखाव की जानकारी हमको नहीं है, हमारे पास उस तरह से इक्विप्ड लोग नहीं हैं, हमारे पास वैसी टीमें नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्यों बोइंग उड़ा रहे हैं? और उड़ा रहे हैं तो डीजीसीए इंश्योर क्यों नहीं करता? एयर इंडिया हादसे के बाद कैप्टन नायक सिंह भदौरिया ईमानदारी से बताइएगा, आपने कम से कम 100 खबरें सुनी होंगी कि प्लेन में प्रॉब्लम है, उड़ नहीं पाया, लैंडिंग में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, एसी नहीं चल रहा है, दुनिया भर की बातें आपने सुनूंगी। डीजीसीए कब ये कदम उठाएगा, सख्ती कब करेगा? एक आध दो और हादसे हो जाए तब? कैप्टन साहब, निश्चित तौर पे ये कहना आपका मैं गलत नहीं मानता हूँ जी कि इसके ऊपर थोड़ा सख्त होना चाहिए। और रही बात है कि जो विमान के हमारे देश के नहीं है, बाहर के हैं, तो इनको यहाँ क्यों चला रहे हैं? ये नया कोई पहली बार सरकार का कोई डिसीजन तो है नहीं जी, ये तो शुरू से चला आ रहा है। बोइंग का विमान कोई भारत सरकार ने पहली बार तो खरीदे नहीं है जी, और ना पहली बार भारत में आए हैं बोइंग के जी, तो ये तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। अब सोचिए ना, जो जिसका हादसा हुआ है 12 साल से अधिक पुराना है जी। उस टाइम कौन सरकार थी? सोचिए आप, कब आया था, किसकी सरकार भी ये दिए गए थे, कब इनकी खरीदी हुई थी? तो ये चीजें थोड़ा कहना गलत होगा। हाँ, जो इनके अंदर कमियां खूबियां हैं उनको उजागर करना चाहिए, उसके ऊपर सख्त होना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात और आपको बता देना चाहूंगा, जो हमारा फील्ड टेक्निकल स्टाफ होता है जी, जो उड़ने से पहले, मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में भी हमारे अगर कहीं कोई व्हीकल जाता है तो उसका पूरा फिटनेस चेक किया जाता है जी, कि ये फिटनेस है, और बाकायदा उसके ऊपर वहाँ का जो भी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर होता है उस पर साइन करता है कि हाँ ये फिट है, फिट फार है, गाड़ी जा सकती है। और उसकी एक लाइफ बना दी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 5 पे उसको वर्कशॉप में जमा करा देते हैं, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो। तो ये चीजें जरूरी होना चाहिए। जो 12 साल पुराना अगर हवाई जहाज है और उसमें इतने लोग चल रहे हैं, उनकी इतनी जान माल की उसमें सुरक्षा अगर नहीं है तो इतने पुराने नहीं चलाना चाहिए। इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए। तो बाकी ये कहो कि सरकार इतनी जल्दी कोई स्टेटमेंट दे दे तो ये जल्दबाजी इतनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है ये एक शुरुआती रिपोर्ट है जी, प्रारंभिक रिपोर्ट है, बहुत इनिशियल है जी, शुरुआती रिपोर्ट है। और इसमें अमेरिका अपना एजेंडा चला रहा है बोइंग को बचाने के लिए। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारत में उस रिपोर्ट की चर्चा भी नहीं हुई तो अमेरिका की मीडिया उसको दिखाने लग गई, पेपरों में छपने लग गया, तो एजेंडा तब साफ दिखाई दे रहा है। तो
इन चीजों पे हमें विशेष देना पड़ेगा। किसी की बातों में ना आके हमें मूल मुद्दे की बात समझना चाहिए कि कमी किसकी है, अपनी कमजोरियां कौन छुपाना चाह रहा है और उनकी कमजोरियों में कौन उनका साथ देना चाह रहा है। इन चीजों को हमें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, अमित तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित तिवारी, ये बताइए, जैसे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भाई जो ग्राउंड स्टाफ होता है, बाकायदा पूरी चेकलिस्ट होती है, जब भी फ्लाइट कोई टेक ऑफ करती है उसका फ्यूल, उसका इग्निशन, उसके कॉम्स, सब कुछ चेक किया जाता है, उसके लैंडिंग गियर्स, उसकी फ्यूल कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी, सब कुछ चेक किया जाता है। तो जो ग्राउंड स्टाफ था जिसने इस प्लेन को 787 को, एयर इंडिया के इस प्लेन को ग्रीन किया था टेक ऑफ के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो नाम क्यों सामने नहीं आया जिनकी वजह से हादसा हुआ? चाहे वो इंजीनियर रहा हो, चाहे वो फ्यूल इन करने वाला रहा हो, चाहे जो ग्राउंड क्लियरेंस स्टाफ होता है, उन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों CVR और ब्लैक बॉक्स भेज दिया गया अमेरिका और ब्रिटेन की, भाई आप जो रिपोर्ट बताएंगे वो सही होगा? हो सकता है कि भाई अमेरिका और ब्रिटेन न सही रिपोर्ट बताएं, कोई साठगांठ हो बोइंग के साथ, फिर तो हम ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे। हम तो उनकी बात मान लेंगे जी, क्योंकि हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। और अगर ऐसा था तो ग्राउंड टीम के पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं ग्राउंड कैप्टन को निलंबित किया गया? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जो स्टाफ उस वक्त शिफ्ट में थे, जिन्होंने इस प्लेन को चेक किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? DGCA कम से कम उनको तो सस्पेंड कर सकता है, जांच चलने दीजिए, लेकिन जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोग मरे उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और बहुत ही तथ्यात्मक बात को रखा है जी, कि कहीं भी ये तो मान लीजिए एक देश से दूसरे देश को विमान जा रहा है, हम लोग देखते हैं कि वो छोटा सा मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की भी जो गाड़ियां होती है मॉक ड्रिल पे जाती हैं और बाकायदा उनकी सारी चीजें चेक होती है जी, तो टेक्निकल चीजें, एक एक चीजें चेक होती हैं। चाहे हम लोग कोई छोटी सी रेस की गाड़ियों को उठा लें, या हम चाहे साइकिल रेस की भी उठा लें, जब वो टेक्निकली पूरा एक मेंटेन करने का स्टाफ होता है, प्रथम दृष्टया तो ये होना चाहिए था कि जिम्मेदारी तय करना, और जिम्मेदारी जो स्टाफ चेक करने वाला था उसकी होनी चाहिए, लेकिन अभी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सवाल तो इसी बात का है कि जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए ही नहीं तैयार है, कि प्रथम दृष्टया तो हम अपने स्तर से जांच कर ही सकते हैं, ये सिर्फ उस हादसे के बाद की चीजें नहीं है, ये भविष्य में और भी चीजें बेहतर की जा सके, सुरक्षा से बचा जा सके, दुर्घटनाओं से बचा जा सके, उसके लिए भी एक नजीर होती कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में क्या था वो पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए थी, जबकि उस पर कोई ना एक्शन हुआ ना कुछ भी हुआ। दूसरी बात है भी RK भार्गवा जी कह रहे थे कि जिस चीज की हमारे पास, हम बोइंग का विमान उड़ा रहे हैं और बोइंग का हमारे पास स्टाफ नहीं है, उसकी तकनीकी हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए प्रथम दृष्टया प्राइमरी इनिशियल स्टेज पर कोई भी जांच नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है अगर हम उनसे सर्विस ले रहे हैं तो हमारे मंत्रालय को, एयर इंडिया को इन विषयों पर सोचना पड़ेगा जी भविष्य में, आए दिन, मतलब आगामी, मतलब आगे की जो चीजें हैं उन पे ऐसी चीजें ना हो। उसके लिए बोइंग की चीजों को चेक कौन करेगा? या तो उनका कोई स्टाफ हो, अगर उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और इंडिया में वो विमान उड़ा रहे हैं तो उनका स्टाफ इंडिया में होना चाहिए, जो विमान के टेक ऑफ से लेकर के उड़ने से लेके नीचे उतरने तक वो चीजों को चेक करे और तकनीकी खामियों को उजागर करे। और आए दिन देखे ना, हमने कहा तो हम तो कल की घटना को बताते हैं कि आए दिन एयर इंडिया के विमानों में जो उड़ रहे हैं विदेश के लिए, उनमें आए दिन समस्याएं हो रही और उन पर सिर्फ टाल मटोल होता जा रहा है, और यही कारण है कि जो निरंतर शिथिलता बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, वो किसी दिन बहुत ही भयानक दुर्घटना का रूप ले लेती है, जैसे कि इसमें हुआ है। अमित जी देखिए, और इसके लिए जब प्लेन टेक ऑफ करता है अमित तिवारी, तो भगवान ही जीवन का रक्षक होता है, क्योंकि अब जो हालात है, डर लगता है प्लेन में बैठने में भी। परिवार के लोग जब फ्लाई करते हैं और कहते हैं कि एयर इंडिया में टिकट बुक किए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच कर कि भाई सकुशल पहुंचे और घर लौटे। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, लेकिन हर जगह तो भगवान रक्षक है, लेकिन भगवान ने भी इंसान को उस माध्यम बनाया है, अगर वो माध्यम ही काम करना बंद कर देगा तो भगवान कब तक सहायता हमारी करेगा? सही बात है। पठानिया सर, एक चीज और भी जो पूरे इस मामले में दिख रहा है कि DGCA अब पुराने तरीके से काम कर रहा है क्या? DGCA क्यूब नहीं हो पाया, DGCA के जो अधिकारी हैं, वहाँ काम करने वाले जो स्टाफ हैं, टेक्निकल जो वहाँ की जो टीम है, अब क्या DGCA को खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्या? अभी भी DGCA के मैनुअल्स पढ़िए, उनके कानून पढ़िए, वही 30 साल 40 साल पुराना कानून चल रहा है, वही सज़ा की बातें, वही क्लॉज, वो बदले नहीं है। एविएशन सेक्टर बदल गया सर पिछले 2 दशकों में। देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये
पठानिया सर से सवाल है मेरा। कैप्टन साहब, पठानिया सर से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ सर, प्लीज गो हेड। पठानिया सर, प्लीज गो हेड। टाइम के साथ अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। अभी हम सिर्फ एयर इंडिया की बात करें, ये जो कंडीशन है ये हर एक एयरलाइंस की यही कंडीशन है। एग्जैक्टली सर। ये लोग कॉस्ट कटिंग मेजर्स कर रहे हैं ताकि पैसा बचाया जाए। उसके लिए ये अपने मेंटेनेंस स्टाफ में भी कमी करेंगे। मान लीजिए कि एक रूल पोजीशन है कि अगर एक एयरक्राफ्ट अपनी फ्लाइट पूरी करके आता है तो उसको कम से कम 4 घंटे के अंदर उसकी पूरी मेंटेनेंस की जाएगी। ये उसमें भी कम करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी हमारे अगर 200-300 लोगों की अगर हमारी डेथ हुई है तो उसके अंदर जो CEO है एयर इंडिया का, और जो लोग इसकी मेंटेनेंस के लिए जिम्मेवार थे, इन केस ऑफ ए टेक्निकल ग्लिच, उनको आइडेंटिफाई तो किया जाए। पनिशमेंट उनको तभी दी जा सकती है जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी। बट इनको अपनी इन हाउस मेंटेनेंस तो इंक्वायरी तो करेंगे CEO। एंड जब तक हमारे हेड रोल नहीं होंगे, एग्जाम्पली पनिशमेंट नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं होगा, इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फ्रॉम DGCA टू द एयरलाइंस एंड डाउनवर्ड्स, वो नहीं होगा, और हम अपने लोगों की जो जान की कीमत वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे हादसे होते जाएंगे। ठीक है भार्गव सर, एक मेरे दोस्त है गौरव तनेजा, वो इंडिगो में सीनियर कैप्टन थे, वो फ्लाई करते थे। उनकी नौकरी सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उन्होंने इंडिगो से सवाल पूछा था। इंडिगो ने कहा कि आपके पास 2 लैंडिंग एंगल्स हैं, दूसरा वाला करिए क्योंकि इसमें फ्यूल कम खर्च होता है। गौरव तनेजा ने कहा कि जिस तरीके से आप हमको लैंड करने के लिए कह रहे हैं, ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है तो ख़तरा हो सकता है, जान जा सकती है, प्लेन क्रैश हो सकता है। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया तो मैनेजमेंट ने कहा कि फ्यूल बचाना हमारी प्रायोरिटी है, और इसकी वजह से गौरव तनेजा की नौकरी चली गई। गौरव तनेजा ने बाकायदा DGCA के सामने इस पूरे मामले को उठाया, खबर बहुत बड़ी बनी, लेकिन इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फ्यूल बचाने के चक्कर में जो टेक ऑफ वाला नाटक आजकल एविएशन सेक्टर में तमाम एयरलाइंस कर रही हैं, अगर उनको सच में हमारी चिंता होती तो गौरव तनेजा को ये इशू रेज नहीं करना पड़ता। गौरव तनेजा ने ये इशू रेज किया कि जिस लैंडिंग तरीके को आप कह रहे हैं उसमें फ्यूल तो बच जाएगा लेकिन जान को खतरा है, और उन्होंने फिर उस तरीके से लैंड नहीं किया प्लेन, उन्होंने उसी तरीके से किया जिसमें ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। कंपनी ने उनको निकाल दिया। गौरव तनेजा ने इस खबर को, हर चैनल पे ये खबर थी, हर वेबसाइट पर ये खबर थी, इंडिगो के खिलाफ DGCA ने कोई कार्रवाई नहीं की। पायलट की नौकरी चली गई, वो ग्राउंडेड कर दिया गया। तो DGCA तो कितना ध्यान रखता है, कितना सोचता है आम जनता के बारे में, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। भार्गव सर, ये इंसिडेंट मैंने भी सुना था जी, और उसके बाद जो इंडिगो ने जवाब दिया था DGCA को, मैंने मोटा मोटा वो भी पढ़ा जी। उसमें इंडिगो ने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप इसी तरह से पेट्रोल बचाने के लिए आप यही करिए। दे सेड कि इट वाज जस्ट अ सजेशन, इट वाज अ सजेस्टिव थिंग, इट वाज नॉट द ऑर्डर। इसको ऑर्डर के तरीके पे नहीं था बल्कि सजेशन के तौर पर था। और इस पे ये कहना कि नहीं बिकॉज हमने इसको ये ऑर्डर दिया था, तनेजा ने इसको डिफाई किया है, जो भी किया, इट वाज अ बिग इशू जो कि इंडिगो, DGCA, तनेजा, इनके बीच में उलझ करके रह गया, मैं ये कहता हूँ। नहीं सर, आप सजेशन भी क्यों दे रहे हैं जिसमें जान का खतरा है, वो मशवरा क्यों? देखिए सजेशन तो देखिए, जो गाड़ी बनाते हैं टाटा या मारुति, ये भी सजेशन देते हैं कि आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करिए ताकि आपका पेट्रोल बचे, वो अलग बात है। मैं उसको नहीं, हम उसको भी दोष नहीं देते, एयरलाइन को भी दोष नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका भी काम है भाई, बिना वजह देखिए हवाई जहाज अगर 1 घंटे हवाई जहाज ऊपर एयरपोर्ट का घूम रहा है, पेट्रोल की बेस्ट है, उसके लिए वो सजेशन दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको इसकी इजाजत देता है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि उस जगह पर उसको मॉनिटर करने के लिए जो एक थर्ड एजेंसी यानी DGCA है, वो क्या कर रही है। इस बात को मैं मानता हूँ, अभी शायद इसने बताया था कि DGCA का इस समय 40 साल 50 साल पहले के उनके कानून चल रहे हैं, एग्जैक्टली सर, वही सवाल है मेरा। बिल्कुल जरूरत है। एग्जैक्टली सर। भाई अभी टेक्नोलॉजी कहां से बढ़कर के कहां आ गई है, हमारे एयरपोर्ट कहां से कितने थे और कितने हो गए, अभी कितने एयरक्राफ्ट हमारे उड़ने लगे हैं, कितना हमारा ये इसका हवाई जहाजों का जाल फैल गया है।
ऐसे में अगर डीजीसी अपनी पुरानी घिसी पिटी राग पे चलता रहेगा तो सब कुछ यही चलता रहेगा कि चलता है, ग्राउंड स्टाफ के ऊपर एक्शन नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए लीगली ग्राउंड स्टाफ के ऊपर भी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो गुनाहगार सिद्ध ना हो, जब तक इंक्वायरी में नहीं आ जाए कि हाँ गुनाहगार कौन है, ग्राउंड स्टाफ है कौन। खैर ये अलग बात है, लेकिन वो जो सवाल रहा पेट्रोल सेव करने का, तो ये इंडिगो की ही बात नहीं है। शायद सभी जो एयरलाइंस हैं अपने पायलट्स को या पायलट की अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया जाता है कि क्या चीज सेव करना है, क्या चीज नहीं करना है। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ इन्वॉल्व है तो पेट्रोल जले गिरे भाई पेट्रोल डंप कर देते हैं। अगर हवाई जहाज खतरे में होता है तो वो तो वेस्टेज होता है। अब वहां पे जो उन्होंने किया, इतनी ज्यादा इंक्वायरी हमें पढ़ने को नहीं मिली, लेकिन इतना ये जरूर था कि जो इंडिगो ने जवाब दिया उन्होंने बड़ा सीधा सा सिंपल सा जवाब दे दिया कि हमारा तो सजेशन ये था ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो और कॉस्ट की कटिंग हो, ये था। बाकी ये है कि अभी डीजीसीए क्या भार्गव सर मुझे एक बात बताइए, एक्शन लेता है। मुझे एक बात बताइए, किसी शख्स का नाम धर्मांतरण में आ जाता है, कोई शख्स चोरी कर देता है, योगी सरकार बुलडोजर चलवा देती है, मुकदमा चल रहा होता है सर, मुकदमा चल रहा होता है, चार्जशीट फाइल नहीं हो रही होती है, सिर्फ आरोप गढ़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। प्रयागराज में हजारों घर गिरा दिए गए सर। यूपी में छांगुर का एक मामला चल रहा है, धर्मांतरण का आरोपी है, उसने बहुत सारे चले हैं। सर प्लीज अलाउ मी सर अलाउ मी। तो वहां पर भी सर इन्वेस्टिगेशन चली रही है, वहां पर भी सर अभी दोष साबित नहीं हुआ है, घर तोड़ दिए गए, लेकिन सर यहां 220 जाने गई है तो रिपोर्ट का इंतजार करेंगे सर कि रिपोर्ट आ जाए तब एक दो दर्जन लोग जो ग्राउंड स्टाफ है उन पर कार्रवाई हो। ये तो सर इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रखता। अमित तिवारी में वो मकान गिराए गए या बुलडोजर चलाया गया, वो ऐसा नहीं कि इस इंक्वायरी के ऊपर चलाया गया, वो पहले सिद्ध हो चुका था कि वो मकान गलत बने हैं, सरकारी जमीन पर बने हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। सर आप मेरा सवाल के मकान बने हुए हैं, आप मेरा सवाल भार्गव सर नजर में वो अभी आए क्योंकि उनके ऊपर एक दूसरा गुनाह आ गया जिसमें ये मिला कि ये बिल्डिंग या मदरसा या मकान जो भी है ये सरकारी जमीन पर बने, अब एक्शन लिया गया। भार्गव सर ऐसे बहुत सारे केस हैं, भार्गव सर ऐसे बहुत सारे केस हैं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कार्रवाई हो चुकी है। अमित तिवारी प्लीज कम टू द डिबेट। अमित तिवारी सवाल तो देखिए, आप मुझे बताइए, आप अगर मान लीजिए आपके हाथ में है एक्शन लेना, तो अभी आप किसके ऊपर एक्शन लेंगे बताइए मुझे। ठीक है अमित तिवारी सर, अमित तिवारी जवाब दे रहे हैं। भार्गव सर अमित तिवारी एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम इस बात को भी मान लें कि 30, 40 साल, 50 साल या 60 साल पुराने कोई कानून बने हैं डीजीसीए में कि विदाउट इंक्वायरी कंप्लीट हुए हम किसी पर एक्शन नहीं कर सकते, तो क्या एक आम नागरिक होने के नाते आज समय की मांग नहीं है कि नियमों में परिवर्तन किया जाए, कि इंक्वायरी होगी, चलती रहेगी, चीजें अपनी प्रथम दृष्टया जो भी ग्राउंड स्टाफ है उसको उसकी जांच हो और उनको डिटेन किया जाए, जिससे आगे और भी लापरवाही जो हो सकती है भविष्य में उनसे बचा जा सके। ये नहीं हो सकता है क्या? आप ठीक है, हाँ भार्गव सर आप जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि ग्राउंड स्टाफ उसमें से छूट गया, सबसे पहले जो इंक्वायरी में पहला आदमी बुलाया गया होगा वो ग्राउंड स्टाफ का आदमी रहा होगा कि भाई आपने ग्राउंड स्टाफ को बुलाओ, उसने क्या क्या चेक किया, क्या रिपोर्ट थी, उसकी लॉग बुक होती है जिसमें वो साइन करता है, उसकी अपनी रिकमेंडेशन होती है, उसके कमेंट होते हैं, लास्ट में साइन होते हैं, पूरी उसकी डिटेल बनती है जिसको कि लॉग करके रखा जाता है। तो जब भी कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले उस लॉग बुक को मंगा लिया जाता है, भाई किस किसने क्या चीज इंक्वायरी की थी, क्या क्या इसके क्रिटिकल इश्यूज थे, क्या क्या इसके क्रिटिकल फैक्टर्स थे जिसको ग्राउंड स्टाफ ने चेक करके उसको ओके किया है। पहला काम आता है जब भी इस तरह का भाई हवाई जहाज ऊपर उड़ा गिर गया तो इसका मतलब सबसे पहले कहीं गलती कहाँ हुई होगी, ग्राउंड पे गलती हुई है, तो ग्राउंड वाले को पहले नंबर के ऊपर पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो आगे जाते हैं कि भाई पायलट की कहाँ गलती थी, हवाई जहाज में क्या गलती हुई। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टाफ के ऊपर कुछ नहीं हुआ होगा, ग्राउंड स्टाफ की पक्की इंक्वायरी हुई होगी। अब उसके बाद उस इंक्वायरी में और आगे जो इंक्वायरी हो रही है उस इंक्वायरी में
क्या अल्टीमेटली निकल के आता है, तो हो सकता है कोई ग्राउंड स्टाफ के गले में भी फंदा लटके, ऐसी बात नहीं है। सिंह भदौरिया, जैसे कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, पठानिया सर भी हमारे साथ अभी नहीं है वो, लेकिन वो भी ये कह रहे थे और भार्गव सर भी ये कह रहे हैं कि 40 साल पुराना है जो कायदा और कानून है, इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। इसमें तब्दीलियां कब होंगी, कब हम इसको नया कानून के तौर पर इसको हम अडॉप्ट करेंगे, इसको एम्प्लॉय करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, अब क्या ये हाई टाइम है कि डीजीसीए को पूरा रिवैम्प करना चाहिए खुद को? देखिए देश के, प्लीज चेंज द ग्राफिक प्लीज यार, प्लीज चेंज दिस ग्राफिक्स। हाँ सर, कैप्टन सर प्लीज सर। देश के जितने भी कानून हैं, मैं तो कहता हूं कि सभी को बदल देना चाहिए। आज अभी आपने जो चर्चा करी कि मकान तोड़ा जा रहा है, तो ये अगर कानून अगर बदल दिए जाए तो ये मकान बनाने की हिम्मत ही नहीं होगी। एग्जैक्टली सर, यही सरकारी बात, जगह पे कब्जा करने की हिम्मत ही नहीं होगी। एग्जैक्टली सर। जो सरकारी जगह घेर के हैं और मकान बना लेते हैं, सिटी प्लानर की कोई वहां अनुमति नहीं होती, वहां से कोई नक्शा पास नहीं होता है और मकान बना लिए जाते हैं 4-4, 5-5 मंजिल। और दूसरे शहर तो छोड़ो, दिल्ली की राजधानी देखिए आप, जो मेन रोड हैं उन पर सुद्धा कब्जा है, बेशकीमती सरकारी जगह है और उन पर सारी में कब्जा हो चुका है। बीच में रोड पे जहां ट्रैफिक चल रहा है उस पे मजारें बनी हुई है। राइट आप सर, सोचिए ये क्या हुआ है। तो ये सरकारें जो पिछली रही हैं, इन्होंने कानून ऐसे बनवाए, ऐसे उसमें लूप होल डाले हैं जिससे आदमी बच निकलता है। आज आपके यहाँ भ्रष्टाचार की कितनी क्या सजा है? कोई सजा नहीं है। राइट जिसके सर, पास अरबों रुपए मिलते हैं और पता चलता है थोड़े दिन बाद छोड़ गया। हाँ सर, तो साल 2 साल जेल जाओ, हजारों करोड़ घोटाला करो, 2 साल जेल में रहो, बाहर आके ऐश करो। 2 साल भी नहीं रहते जी। वो भी जो है ना छूट कुछ ना जमानत लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जज साहिबा ही आप देखिए ना, जज साहब के बंगले से करोड़ों रुपए निकलते हैं जी। और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है कि वो भी गैर कानून है जी। कि उनके ऊपर दूसरा कोई एक्शन, सरकार एक्शन नहीं ले सकती। राइट सर। तो ये सब कुछ बदलने की जरूरत है। अगर देश को बचाना है तो एक कानून बदलना बहुत जरूरी है। ये घिसे पिटे कानून जो उस टाइम नेहरू जी के टाइम बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं कि अगर कोई हमारा आदमी फंस जाए तो उसको कैसे बचाया जाए, तो इस कानून को ऐसे बनाइए। तो वो इस तरह के कानून है, अब उनको जरूरत नहीं, उनको बदलना जरूरी है। नहीं सर, तो फिर बीजेपी, आप सरकार में है सर, डबल इंजन की सरकार है ज्यादातर आपकी प्रदेशों में, अब इसको कब करना है? इसको फिर इसके लिए बड़ी कवायद होनी चाहिए। कैप्टन साहब, इसको कर देना चाहिए भाई। 200-400 लोग मर जा रहे हैं साल भर में सर, ऐसे 4 विमान गिर गए, 1000-2000 तो वैसे ही मर जाएंगे सर। ऐसे 4 विमान गिर गए तो 1000-2000 लोग हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। कब तक पहुंचते रहेंगे? हर मुद्दे पर नेहरू जी को कब तक घसीटेंगे? कुछ आपकी जबान देखिए सबसे बड़ी बात है, करने जाते हैं, कुछ नया करने जाते हैं, नेहरू जी टांग पकड़ के मोदी जी की खींच लेते हैं। अरे नेहरू जी की देन थी जो कश्मीर को अलग किया, दोगलेपन की चरम सीमा प्राप्त किए बैठे हैं लोग। इंदिरा जी और राजीव गांधी की बोर्ड बनाया था, कुछ भी परिवर्तन करने जाओ, देश को संविधान किया तो कांग्रेस ने किया है, मोदी जी बैठ और कांग्रेस परिवार ने किया है। जहाँ देखो वहाँ ये नेहरू गांधी परिवार ने ही देश को बर्बाद किया है। बनवाई नेहरू ये कानून तो सब कुछ कराए कांग्रेस सरकार। तुम केवल बेचो, तुम कुछ बनाओ। क्या जरूरत थी नेहरू जी को कश्मीर में 2 निशान 2 विधान क्यों बनाए? कश्मीर में 2 निशान 2 विधान, एयरलाइन किसने बेचा? 2 विधान क्यों बनाए नेहरू जी ने? एयरलाइन किसने बेचा? एयरलाइन पूरे देश में कहीं नहीं बनाए, मगर कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान बनाए। किसकी वजह से हो रही है? इस तरह का नहीं मिला हर चीज में नेहरू। अरे भाई कितनी तो, अरे नेहरू जी ने देश का सत्यानाश किया, कहना पड़ेगा नेहरू जी हर चीज में नेहरू जी ने देश के 2 टुकड़े किए, कहना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, कहना पड़ेगा। क्या भदौरिया जी, क्या बात कर रहे हो? देश में इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी, तो कहना पड़ेगा क्यों लगाई थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इमरजेंसी लगाने की? नेहरू रात में आके टांग खींच लिया, रन में भी। अरे जिस तरह के तुम्हारे काले कारनामे रहे हैं, जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, वो कहना पड़ेगा। कारनामे दे दो ना, तुम्हारे कारनामों को उजागर करना पड़ेगा कि किस तरह से तुम देश में क्या कर रहे थे। करने वाले सदैव गोरों के प्रिय बने रहे ना, गोरों के प्रिय बने रहे हो ना। काले 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 कह रहे हो, गोरों के प्रिय बने रहो, सदैव तो गोरों की दलाली किए।
अरे दोनों की दलाली करने वाले तो आप लोग थे और आज भी कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। जॉर्ज सोरोस कौन है? राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस कौन है? सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस कौन है जो उसका एजेंडा भारत में चलाते हो? कौन है जॉर्ज सोरोस? उसके बाद जॉर्ज सोरोस कौन है जिसका एजेंडा सोनिया गांधी चलाती है? किसके लिए? सोनिया गांधी से क्या रिश्ते हैं उनके? नेहरू जी को कब तक पोसोगे? आज नेहरू जी ने जो किया है वो तो कहना पड़ेगा। आपने क्या किया? चलिए ठीक है, तुम्हारी देश कैप्टन साहब, लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स द इशू वी आर नॉट डिस्कसिंग। अमित तिवारी, दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर डिबेट टुडे। अमित तिवारी, जस्ट लिसन टू मी, इट्स नॉट द टॉपिक फॉर टुडे, विल डिस्कस इट सम अदर डे, जब हम राजनीतिक परिचर्चा करेंगे, विल डिस्कस इट। भार्गव सर, 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस कि अभी डीजीसीए के जो कानून है वो लॉ, दूसरा हम इन्वेस्टिगेट जिस तरह से पूरे मामले को कर रहे हैं, अमेरिका में जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता भारत के पास कुछ करने, दिखाने या किसी कार्रवाई के लिए कोई गुंजाइश बचेगी। 2-4 महीने और बीत जाते हैं तो। भार्गव सर, देखिए ऐसा नहीं है, हम अपने आप को इतना भी कमजोर नहीं समझे कि हाँ वो जो कर देंगे हम उसको बिल्कुल बैठ करके मान लेंगे, ऐसा नहीं है। राइट सर, रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे वो डिस्कस होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कर दिया और वो हम उसको मान के चलेंगे कि यस बिल्कुल फैक्ट हमारे सामने आ गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था ना शुरू में कि डीजीसीए या मिनिस्ट्री को इस समय कोई भी कमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए जिसमें उसको कहता है कि बाद में थूक के चाटना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें बहुत से टाइम है अभी आने के लिए, बहुत से उसमें इशू हैं जो कि कंफ्लिक्टिंग होंगे, जिसको कि चेक करने का हमारे पास टाइम होगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं सभी से कह रहा हूं, आपने भी जो कहा कि इस बात की हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने आप का मेरा मतलब है डीजीसीए को अपग्रेड करें, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, ताकि इस तरह की घटनाएं पहली चीज तो हो ना, अगर हो तो हमारे पास अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम इंक्वायरी अपने लेवल पर कर सके बजाय किसी दूसरे पे डिपेंड करने के। ठीक है, थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमित तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। भार्गव सर, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन डिबेट। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।